तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज आपको वो किस्से सुनाएंगे जो शायद आपने कभी सुने नहीं थे। एक दो नहीं बल्कि तीन, जहाँ वर्दीधारी पुलिस अफसरों ने या तो अपने ही सीनियर को मार दिया तो या अपने सरकारी हथियार से उन लोगों को मार दिया जो उनको पसंद नहीं थे। जब वर्दीधारी खुद कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, क्या कारण होते होंगे, क्या मजबूरी होती होगी, वो आपको सुनाएंगे। पुलिस एनकाउंटर हमने सुने, अपराधियों के साथ एनकाउंटर आपने सुने, लेकिन पुलिस वाले के साथ एनकाउंटर ये कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो पहला इंसिडेंट आपको सुनाते हैं कि कैसे आक्रोश में एक छोटा अफसर अपने बहुत बड़े अफसर को गोलियों से भून देता है। सबसे पहली खबर इसमें पंजाब से आती है, जिसका जिक्र पहले करें। 80s के दशक में जब अतवाद टेररिज्म का जमाना था, पंजाब में रोज मुकाबले एनकाउंटर होते थे। पुलिस का मनोबल काफ़ी गिरा हुआ था और बाहर से बहुत से लोग डेपुटेशन से मंगवाए गए थे पंजाब में खालिस्तानी अतवादियों का मुकाबला करने के लिए। दौर ये था कि अंधेरा होते ही पुलिस वाले पुलिस स्टेशन बंद करके बैठ जाते थे, बाहर नहीं निकलते थे और पूरा पंजाब खुला छोड़ दिया जाता था टेररिस्टों के लिए, अपना आतंक फैलाने के लिए। और उस दौर में बहुत सारे नौजवान आगे आए जिन्होंने बड़े पुलिस ऑफिसर्स को कहा कि सर, हमें काम करने का मौका दीजिए, हमें आप यूनिफॉर्म दीजिए, भर्ती कीजिए, तो हम इन आतंकवादियों का मुकाबला करने को तैयार हैं। उनमें से एक नौजवान था अमृतसर जिले का, जिसका नाम था शीतल दास। उसने बार बार अपने एसएसपी को, सीनियर अफसरों को मिलता था कि सर मुझे भर्ती कर लीजिए, मैं आपके साथ इन लोगों का मुकाबला करना चाहता हूँ। और उसके बाद जब जिद उसकी देख के उसको कहा गया कि पहले कोई 2-4 अच्छे काम करके दिखाओ, फिर आपको पुलिस में भर्ती कर लेंगे, तो उसको एक वेपन दे दिया जाता है। देखिए, बड़े कमाल की बात है कि एक पुलिस फोर्स जिसमें एक आदमी अभी भर्ती नहीं हुआ, लेकिन उसका कहना था कि वो काम करना चाहता है, उसको वेपन दे देते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन, 38 का रिवॉल्वर या पिस्टल 9mm का पकड़ा दिया जाता है। और चंद दिनों के बाद वो आदमी चंडीगढ़ में किसी फिराक में घूम रहा था अतवादियों की तलाश में, और 3 बड़े खूंखार किस्म के आतंकियों को ढूंढ लेता है अकेला, और उनका पीछा करते हुए कैसी जगह से पहुंच जाता है जहां उसको लगता था यहाँ मैं इनका मुकाबला कर सकता हूँ, मेरे पास भागने की जगह है। वहाँ वो उनको चैलेंज करके जो पुलिस ने उसको वेपन दिया था उससे गोलियां चलाता है, उसमें 2 लोगों को मार देता है जगह पे। एक तीसरा आतंकी बुरी तरह जख्मी होता है, लेकिन भागने के काबिल नहीं रहता। ये गोलियों की आवाज़ सुन के आसपास के लोग चंडीगढ़ पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, जो इसको स्पॉट कर लेते हैं। लेकिन ये आदमी भागते हुए उस समय के जो पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, मिस्टर जूलियो रोबेरो, हमारे पुराने मित्र, जो एक ज़माने में मुंबई के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, उनकी जो ऑफिशियल रेसिडेंस थी, उनकी कोठरी थी, उसकी जो पीछे वाली बाउंड्री थी, दीवार थी, वो रोज़ गार्डन के साथ लगते एक दूसरे गार्डन में लगती थी, जहाँ पे चंडीगढ़ का क्रिकेट स्टेडियम भी है। वहाँ पे उनको सरकारी कोठरी दी गई थी। तो ये आदमी भाग के सीधा डीजीपी साहब रोबेरो साहब की कोठरी में घुस जाता है
और लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी मुलाकात पहले, इस कांड के पहले, डीजीपी जूलियो रोबेरो से हुई होगी, नहीं तो उनके इतना बड़ा मजबूत सुरक्षा प्रबंध था उनका कि कोई आदमी उनकी कोठरी के पास घूम नहीं सकता था, घुसने की बात तो दूर है। लेकिन इसको अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई और चंडीगढ़ पुलिस के हाथों से इस आदमी को बचाया गया। आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे पंजाब का राज नहीं, केंद्र सरकार की हुकूमत चलती है। तो इसलिए पंजाब पुलिस ने इस आदमी को शरण दी जो अभी पुलिस में भर्ती नहीं हुआ था। लेकिन 2 आदमी टेररिस्ट इसने मार दिए, तीसरे को जख्मी हालत में चंडीगढ़ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब किसी को पता नहीं कि ये आदमी कौन है। उसके बाद बहुत बड़ा काम हो गया। बहुत दिनों से उन आतंकवादियों ने आतंक का माहौल फैला रखा था। पंजाब पुलिस बहुत खुश हुई, सीनियर अफसर खुश हुए और उस शीतल दास नाम के युवक को इस घटना के बाद ASI भर्ती कर लिया गया। उसके बाद उस आदमी ने अपने बड़े अफसरों के साथ मिलकर बहुत सारे बड़े डेयरिंग ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ASI से सब इंस्पेक्टर बना, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर हुआ, इंस्पेक्टर से DYSP हुआ, उसके बाद SP बना और चलते चलते सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए ओवर द ईयर। तब तक माहौल कुछ शांत हुआ और इस आदमी को टेरर ऑपरेशन से निकाल के पटियाला शहर, जो पंजाब के बड़े शहरों में से एक है जिला, उस जिले का SSP लगा दिया जाता है। और इसके साथ जो उसके नंबर 2 होते हैं SP रैंक के ऑफिसर, वो बलदेव सिंह थे। और इन दोनों ने, बलदेव सिंह और SSP शीतल दास ने भी कुछ ऐसे लोग रखे हुए थे जो पुलिस में नहीं थे लेकिन इनके लिए काम करते थे, क्योंकि शीतल दास को अपना तजर्बा उसके सामने था। उसने भी वो लोग जो अभी पुलिस में भर्ती नहीं हुए थे, ऐसे लोगों को आतंकियों के साथ लड़ने के लिए रखा हुआ था, ताकि लोगों को ऐसा पता लगे कि 2 ग्रुपों का आपस में गोलाबारी हुई, इतने लोग मर गए, पुलिस का कोई रोल नहीं। ऐसा ही एक शख्स था जो आतंकियों के साथ लड़ने के लिए शीतल दास ने रखा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शीतल दास ने भर्ती होने के पहले काम किया था। अब जब उस आदमी ने भी अच्छे काम किए तो उसको भी ASI भर्ती कर लिया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शीतल दास बना। अब काम करते करते शीतल दास के पास शिकायतें आने लगी कि ये आदमी जो हमने रखा, उसकी हिम्मत, बहादुरी, दलेरी देख के वो कुछ उल्टे सीधे काम करने लगा। लोगों को फर्जी पकड़ना, उनसे पैसे लेके छोड़ देना या लोगों के फैसले करवाने, इस किस्म की कुछ शिकायतें उस शख्स के नए बने ASI के ऊपर इल्ज़ाम सामने आए। तो एक दिन अपने ऑफिस में पुलिस हेडक्वार्टर पटियाला SSP शीतल दास और उनके सहयोगी SP बलदेव सिंह बैठे थे और इस आदमी को सम्मन किया गया, बुलाया गया और इससे सवाल जवाब शुरू करते हैं कि तुमने ये गलत काम क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, और बहस बढ़ती गई। और अचानक जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी वर्दी उतार के अब तुम्हारे ऊपर केस करना पड़ेगा, तुमने बहुत कानून का नाजायज फायदा उठाया है, तो ये आदमी, इसके पहले कि इसके स्टार उतारे जाते, नौकरी से निकाला जाता, उसने अपना वो सरकारी वेपन निकाला और दाएं दाएं करके दोनों सीनियर्स को मौत के घाट उतार दिया। उनके ऑफिस में गोलियां चला के उनको मार दिया और उसके बाद
खुद को गोली मार ली, हाथ में नहीं आया। तो एसएसपी साहब के ऑफिस में 3 लाशें पड़ी थी और पंजाब पुलिस परेशान। कैसे एक एएसआई से बने एसएसपी को उसके अपने ही एएसआई ने मौत के घाट उतार दिया और साथ में बलदेव सिंह की जान भी चली गई, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। और उसी दौर में वहां के एक दूसरे एसपी अरविंदर सिंह बराड़, उनको पटियाला में लगाया गया था। एक दिन सुबह अपने वो पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर ग्राउंड में सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे थे, ट्रैक पर, जो पुलिस का जॉगिंग ट्रैक होता है, अपने ट्रैक सूट में भाग रहे थे। अचानक उनके साथ 2 आदमी और मिल के उनके साथ भागने लगे और बातचीत करने लगे, और लगता है कि वो उन दोनों को जानते थे। असल में वो भी ऐसे ही लोग थे जो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे थे, पुलिस वालों के कारिंदे बनकर। एसएसपी को जानते थे। वो भागते भागते उनकी कुछ तकरार अरविंदर सिंह बराड़ एसपी पटियाला जॉगिंग ग्राउंड पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर, जहाँ हर आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है, भागते भागते तकरार के बाद उन दोनों ने अपने हथियार निकाले और अपने ही एसपी को पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर गोलियों से मार दिया। ये 2 इंसिडेंट तो सिर्फ पटियाला जिला के हैं। ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट मिलते हैं जहां आप धोखा खा सकते। ऐसे नागपुर का एक बहुत इंट्रीगिंग केस है, उसको इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते। वहाँ पर एक एएसआई था, सब इंस्पेक्टर मनोहर, उसका नाम था फेंडर, मनोहर फेंडर, FENDER, फेंडर, ये सरनेम है उसका। नागपुर पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का सब इंस्पेक्टर। उसकी शादी होने वाली थी, लव मैरिज। एक लड़की से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, लेकिन उस लड़की के माँ बाप शायद नहीं चाहते थे एक पुलिस वाले से शादी करनी। उनका कोई आगे एक शख्स कोई वहाँ के अखबार में काम करता था। उस अखबार का नाम था नागपुर टाइम्स, आज तो शायद बंद हो गया वो। नागपुर टाइम्स के एडिटर थे रामनाथ दुबे, वो वहाँ के एडिटर थे। और वो एक अपने अखबार में कॉलम लिखा करते थे जिसका नाम था हाफ अ कॉलम। उसका हाफ अ कॉलम नाम था। उसमें वो बड़े लाइट तरीके से सरकाज़्म से कटाक्ष करते हुए कॉलम लिखा करते थे। कई बार होता है ऐसा कि जो न्यूज़ होती है वो हार्ड हिटिंग होती है, लेकिन कई बार कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनको आप बाकायदा खबर के तौर पे नहीं चला सकते थे। उनमें थोड़ा मिर्च मसाला, हंसी ठट्ठा, थोड़ा कटाक्ष, थोड़ा शायर व्यंग भर के आप एक डिफरेंट किस्म का कॉलम लिख देते हो, रिपोर्ट बना लेते हो। उसका उन्होंने नाम रखा हुआ था हाफ आ कॉलम, मतलब आधा कॉलम, आधी सच्चाई आधा अफसाना, इस किस्म की बात। तो उन्होंने कोई 4-5 बार अपने उस कॉलम में दुबे जी ने, रामनाथ दुबे जी ने, इस सब इंस्पेक्टर मनोहर फेंडर के नाम लेके या उसकी तरफ इशारा करके लिख दिया कि पुलिस वाले कैसे मजनू बन जाते हैं, लोगों की बेटियों को, बहनों को कैसे पटाते हैं, पुलिस का काम तो ये होना चाहिए, ये तो राह पे रांझे बने हुए हैं। तो इस किस्म का कटाक्ष 4-5 बार उन्होंने कर दिया। तो मनोहर फेंडर ने उनको कहा कि आप मेरे ऊपर पर्सनल तंज कस रहे हो, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मुझे मेरे सहयोगियों की नज़रों में
नीचा दिखा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं एक अडल्ट हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड अडल्ट है, हम प्यार करें, शादी करें, कुछ करें, आपका हमारी पर्सनल लाइफ में दखल देना सही नहीं है। तो वो भाई साहब ने, रामनाथ दुबे जी ने, इसके ऊपर भी एक और व्यंग बना के अपने अखबार में छाप दिया, हाफ कॉलम। एक दिन आदमी को गुस्सा आया, ये सुबह सुबह अपने घर से निकला सर्विस रिवॉल्वर लेके, दुबे जी के घर में घुस गया, जहाँ पे उनके जॉइंट फैमिली रहती थी, 2 भाई थे साथ में। उनके घर में घुस के ना आओ देखा ना ताओ देखा, तीनों भाइयों को गोलियां मार के मार दिया। ट्रिपल मर्डर। किस बात से? उनके हंसी मजाक जो इस सब इंस्पेक्टर को पसंद नहीं आई, और उसके बाद उसने सीधा अपने पुलिस हेडक्वार्टर में जाके सरेंडर कर दिया। बहुत सालों के बाद 98-99 में सुप्रीम कोर्ट तक केस चला, और उसके बाद इस मनोहर पैंडर को उम्र कैद की सजा हुई, जो काट के शायद आजकल वो बाहर आ गया होगा। तीसरी एग्जाम्पल आपको देते हैं, और वो उस शख्स की जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था। बहुत बार हमने जिक्र किया अपने एपिसोड में, IPS ऑफिसर अरविंद इनामदार, जिनकी ईमानदारी की कस्में खाते थे लोग, और उनके ह्यूमन टच की, उनकी दिलेरी की। जिस ऑफिसर ने अपने ही होम मिनिस्टर को के हाथों से माइक छीन लिया था, क्योंकि वो मंत्री पुलिस वालों के खिलाफ बोल रहा था। उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय, आप मेरे सामने मेरे स्टाफ की बेइज्जती नहीं कर सकते। इतने दलेर ऑफिसर थे। और जब वो DG महाराष्ट्र थे तो सरकार से उनकी नहीं बनी, उन्होंने सरकार की गलत बातें मानने से इनकार कर दिया, तो उनको DG से हटा के DG हाउसिंग लगा दिया गया। उन्होंने उसी समय अपना इस्तीफा दिया और नौकरी छोड़ के घर चले गए कि मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मैं अपने नाम पे दफा नहीं लगने दूंगा, नहीं चाहिए आपकी नौकरी। मुंबई में क्राइम ब्रांच के जॉइंट CP लगने के पहले उनकी 21 साल में 18 ट्रांसफ़र हो चुकी थी, अंदाज़ा लगा लीजिए। कहीं 8 महीने, कहीं 9 महीने, 10 महीने। वहाँ के MLA से नहीं बनती थी, MP से नहीं बनती थी, रसूखदारों से नहीं बनती थी, क्योंकि गलत काम नहीं करते थे और वो लोग उनकी बदली करवा देते थे। और इनामदार साहब अपना बोरिया बिस्तरा उठा के अगली जगह चले जाते थे। ऐसी उनकी नेचर थी। तो उनका एक नागपुर में जब पुलिस कमिश्नर थे, उनके ऑफिस के साथ वाली जो बंगला था वो उनका रेसिडेंस था, आज भी शायद ऐसे ही है। तो ऑफिस के अंदर से ही वो दीवार के अंदर गेट बना हुआ था, आपको बाहर निकल के घर नहीं जाना पड़ता था, अंदर से रास्ता था। तो जैसे ही अपने ऑफिस से घर जा रहे थे दोपहर को, तो जो संतरी उस ड्यूटी पे था छोटे गेट पे, वो बैठा हुआ था और मुंह नीचे करके अलर्ट नहीं था, बंदूक उसके हाथों में लहरा रही थी, हिल रही थी। तो इनामदार साहब ने उसको झाड़ दिया, कुछ कहा, उसको सजा दे दी कि तुम इस ग्राउंड के 3 चक्कर लगाओ। उसके बाद अपने घर चले गए खाना खाने। वापस आए तो पता चला कि वो आदमी चक्कर लगाते लगाते बेहोश हो गया था और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ी। पता चला कि उसको बुखार था, लेकिन उसके सीनियर ने उसको छुट्टी नहीं दी थी, नौकरी करने के, ड्यूटी करने के काबिल नहीं था, लेकिन मजबूरी में कर रहा था, शरीर इजाज़त नहीं दे रहा था। इनामदार साहब को इन बातों का पता नहीं था। उन्होंने जब वापस अपनी कुर्सी पे बैठे उस कांस्टेबल को बुलाया और उसको बहुत झाड़ा कि तुम अपनी भी ज़िंदगी खतरे में डालती हो, दूसरों को भी। जब तुम्हें ड्यूटी दी गई है तो तुम ड्यूटी पे बंदूक आपके हाथ में को आता तो छीन के ले जाता, तो क्या करते आप? कुछ इस किस्म की गर्मा गर्मी हो जाती है। और उसके बाद वो कांस्टेबल इतना गुस्से में आता है
इसके पहले कि किसी को पता चलता क्या हो गया, उसने धड़ाल करके जोर का थप्पड़ इनामदार साहब के मुंह पे जड़ दिया। कांस्टेबल ने अपने आईजी लेवल के ऑफिसर को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कमिश्नर हुआ करते थे नागपुर के, उनको थप्पड़ मार दिया। आगे देख, इनामदार साहब को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने कारण पूछा कि ये आदमी इतने गुस्से में आया क्यों। तब जाके उनको पता चला कि ये बीमार था, इसको इसके इंस्पेक्टर ने छुट्टी नहीं दी, इसलिए वो ड्यूटी करने के काबिल नहीं था। ऊपर से मैंने उसको सज़ा दे दी, ग्राउंड के 3 चक्कर लगाओ। उसके बाद इनामदार साहब ने उस कांस्टेबल से माफ़ी मांगी और खुद बाहर निकल के उस ग्राउंड के 3 चक्कर लगाए। ऐसे ऑफिसर भी होते हैं। अगर गुस्से में कहीं इनामदार साहब उसको कुछ और बोल देते, हो सकता है वो अपनी बंदूक उठा के गोली भी मार देता। लेकिन इनामदार साहब बहुत बढ़िया ह्यूमन टच के ऑफिसर थे, उन्होंने मौका संभाला। अब पहला इंसिडेंट देखिए, 2 इंसिडेंट जहाँ लोगों ने गुस्से में अपने सीनियर को गोली मार दी, और यहाँ एक सीनियर अपने कांस्टेबल से माफ़ी मांग रहा है। ये ऐसे किस्से आपको बहुत कम मिलेंगे पुलिस और स्टाफ के आपस के इतिहास में। ये रिश्ते एक जूनियर सीनियर के होते हैं। अब देखिए, ये इंसिडेंट बहुत मशहूर हो गया मुंबई में, विकरोली में, जब इनामदार साहब क्राइम के चीफ थे। उन्होंने एक स्क्वाड बनाया था जिसका नाम रखा था SOS, स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड। उसमें कमांडो की तरह ट्रेनिंग दी गई थी सबको। तो जब टेररिस्टों को पकड़ने के लिए SOS के जवान जाते हैं विकरोली में, वहाँ एनकाउंटर होता है, उसमें कुछ गलती हो जाती है। और एनकाउंटर को लीड कर रहे थे उस समय के सीनियर इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के विष्णु कुमार। कुछ गलतियां हुई तो इनामदार साहब ने शायद विष्णु कुमार को कुछ झाड़ दिया, और वहाँ विष्णु कुमार भी गुस्से में आ गए। कई बार बातें बुरी लग जाती हैं, तो उन्होंने इनामदार साहब को याद करवाया कि सर, माइंड योर लैंग्वेज। आपको नागपुर का किस्सा याद होगा, मैं भी वो काम कर सकता हूँ। इस तरह की गर्मा गर्मी भी हुई, लेकिन बात शांत हो गई, क्योंकि मौका विष्णु कुमार ने भी संभाला और अमीर इनामदार ने भी संभाला, और उसके साथ साथ में काम भी किया बाद में काफ़ी देर तक। तो ये आपस में सीनियर के जूनियर के रिश्ते ऐसे चलते हैं। ये किस्से भी क्राइम के किस्सों से कम नहीं है। ह्यूमन टच, ह्यूमन रिलेशनशिप, ये बहुत काउंट करता है। और अगर आप हर बात पे अपने जूनियर को डांटते रहो, दुलकारते रहो, तो कभी ना कभी वो भी बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है, और बदला बहुत खूंखार भी हो सकता है, जैसे पटियाला में 1 बार नहीं 2 बार हुआ। ऐसे और भी बहुत से किस्से हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के, लेकिन ये एक सबक बन के सामने आते हैं। लोगों को इनसे सीखना पड़ता है, सीखना बनता है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।